नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में दिल्ली दरबार एवं राजधानी परिवर्तन वाला टॉपिक करेंगे। तो 2-3 टॉपिक हैं, एक साथ ले लेंगे इनको। तो सबसे पहले दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन देखते हैं। प्रश्न कोश से इसमें डिस्क्रिप्शन नोट्स नहीं दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी, ठीक है। और फिर उसके बाद 1911 में चेंज हो गई और 12 में बना दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट है टी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो कब बनी? 1911 में उद्घोषणा हो गई और 12 में स्थानांतरित हो गया, ठीक है। उल्लेखनीय है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली का उसका स्थानांतरण जो है वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 12 दोनों वर्ष दिए गए हैं तो इस संदर्भ में 1912 अधिक मान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 1912 में की गई, ठीक है। डी हो जाएगा इसका आंसर। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो 1912 है, ठीक है। 12 नहीं दिया गया, 1911 दिया गया, तो 11 भी मान लेंगे, घोषणा हुई थी उस टाइम। नेक्स्ट है, सिख से दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोहभंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। उस समय चांदनी चौक में बम फेंका गया, ठीक है। कहते हैं रास बिहारी बोस वगैरह ये सब लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद रास बिहारी बोस यहाँ से चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 7, क्रांतिकारी जो विदेश में चले गए थे, जापान जर्मनी वगैरह। 7 है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो कौन नहीं था? भगवती शरण वोरा नहीं थे, ठीक है। ये बाद में आए हैं भगत सिंह के टाइम। बाकी अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद, भाई बाल मुकुंद ये थे, ठीक है। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों की अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैया, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इनमें 4 लोगों को फांसी और 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा दी गई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और मुकदमा से बच गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, ठीक है, संयुक्त रूप से। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 2 बार बिहार का हुआ था, एक तो पहले 1912 में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से हुए थे, फिर उसके बाद उड़ीसा और बिहार का जो विभाजन हुआ था वो 36 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो दिसंबर 1916 में हुआ था। बड़ा फेमस अधिवेशन है क्योंकि सूरत फूट के बाद लखनऊ अधिवेशन ही है जिसने उग्रवादी उदारवादियों को मिलाया और मुस्लिम लीग कांग्रेस को मिलाया, ठीक है। तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में
एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना बनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। सेकंड, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक की महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। ठीक है। वर्ष 1916 से 1924 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। मतलब उस टाइम ठीक ठीक चल रहा था दोनों में। ठीक है। कोई विभेद नहीं था, कोई विरोध नहीं था। ठीक है। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है। प्रश्नोत्तर फिर से करते हैं। फर्स्ट है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो लखनऊ में आयोजित किए थे। लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें सी हो जाएगा। दिसंबर 1916 में कांग्रेस और लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्ष था, तो अंबिका चरण मजूमदार, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो 1916 में हुआ था, डी हो जाएगा इसका आंसर। समझौता हुआ ताकि संवैधानिक सुधारों को एक ही योजना अपनाई जा सके और इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों ने समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। नेक्स्ट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? अतिवादियों उदारवादियों के लिए इसमें एनी बेसेंट और तिलक की भूमिका थी। ठीक है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक की महती भूमिका निभाई, जबकि जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? तो तिलक ने कराया था। तिलक और जिन्ना दोनों थे, इसमें तिलक दिया रखा है तो तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। ये कहते हैं ये भूल भी थी कांग्रेस की। ठीक है। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध कर रही थी। आरसी मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः यह नींव डाली, जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की। वह वर्ष था तो 1916 में लखनऊ समझौते में उन्होंने स्वीकार कर ली थी। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 1922 था, उसके बाद फिर से मतभेद हो गया। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और मुसलमानों के लिए
पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। नहीं, इन्हीं ने की थी, तो ए हो जाएगा सत्य। ठीक है, इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के पुनः मेल स्थापित हुआ, बिल्कुल हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। हाँ, 1916 में ही रामचंद्र शुक्ल से मुलाकात हुई थी इनकी, तो ए हो जाएगा। वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों की दुखद अलगाव और गलतफहमियों के कारण बेवजह के विवादों से में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों, उदारवादी उग्रवाद ने अब तक यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात और पंचारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो यही लखनऊ अधिवेशन था 1916 में। 1915 में गांधी जी आए, उसके बाद 1916 में अवगत कराया गया। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तो अप्रैल 1916 में तिलक ने सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तो 2 लीग बनी थी, एक तो तिलक की थी, दूसरी एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट की थोड़ी ज़्यादा बृहद थी, तिलक की जो एरिया था वो इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं था। ठीक है, इनकी तिलक की सबसे पहले बनी थी अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट की सितंबर में बनी थी। ठीक है, बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। बेसेंट के 2 ही अधिकार पत्र थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ठीक है, तिलक के, और सचिव कौन थे? केलकर थे। जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जो थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, और तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार थे। ठीक है, क्या क्या था, कौन कौन सा क्षेत्र था तिलक का? तिलक का क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, बरार। महाराष्ट्र में भी बम्बई नहीं था, बम्बई एनी बेसेंट के उसमें था। ठीक है, देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं, मतलब तिलक के, और पसंद नहीं करते, कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्वराज का इनमें क्या, इन लीग के जो होम रूल लीग बनाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही था। ठीक है, ये जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में व्यवस्था थी, वैसा ही यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। कब? 2 जनवरी 1914 को की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। ठीक है, 16 का एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, ये इस टाइम का 1899 से जो स्टार्ट हुआ था और 1908-9 तक, तो वो तो धीमे ही पड़ गया था क्योंकि रासबिहारी बोस चले गए। इसके अलावा अरविंदो घोष ने संन्यास ले लिया और लोगों को जेल हो गई और तिलक को भी जेल हो गई थी। ठीक है, 6 वर्ष की।
तो इसलिए ये जो अभी गतिविधियाँ चल रही थी वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई थी, ठीक है। कोई यहाँ पे एक ताकत नहीं थी, नेतृत्व नहीं था कि राष्ट्रवादी योजनाएं चल रहे हो बस। तो उस टाइम ये जो लीग, होम रूल लीग चलाई गई थी 16 में, तो इसमें लोगों को उत्साह जागृत फिर से होने लगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि लखनऊ अधिवेशन में जो होम रूल लीग के सदस्यों में क्या था, उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिससे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्यता बनी थी। किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी की, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न कोश, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो सर्वप्रथम तिलक ने किया था, अप्रैल में किया था। जबकि एनी बेसेंट का कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर में हुआ था, ठीक है, 16 में। लो, भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक में। यही तो बात है, क्वेश्चन को समझने में यही हो जाता है, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो लीग की जो स्थापना है होम रूल लीग की, वो तो तिलक ने की थी, लेकिन आंदोलन का जो वो पूरी प्रस्तावना हो ये सब कहा जाता है, तो वो एनी बेसेंट ने की थी, तिलक ने नहीं की थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो तिलक और एनी बेसेंट के। तो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या था कि एनी बेसेंट को कॉमन मील और न्यू इंडिया से अपना प्रचार प्रसार किया, और मराठा और केसरी के माध्यम से तिलक ने प्रचार प्रसार किया, ठीक है। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध थी तो होम रूल आंदोलन से, तो सेकंड हो जाएगा गृह शासन आंदोलन, ठीक है। एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन से संबद्ध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमन वील में एनी बेसेंट ने की थी। तो देखिए, एनी बेसेंट ने ही सबसे पहले की थी 1914 में। स्थापना जरूर अप्रैल में तिलक ने की थी, लेकिन अपने पत्र कॉमन वील के माध्यम से एनी बेसेंट ने की थी। तो अगर सर्वप्रथम आता है कि आंदोलन का किसने वो किया था, तो एनी बेसेंट आ जाएगा, ठीक है। जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन था? तो होम रूल आंदोलन था 16 का, ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? एनी बेसेंट का था, बाल गंगाधर तिलक का था, अलकाट का नहीं था। अलकाट जो थियोसोफिकल सोसाइटी थे उसकी स्थापना की थी इन्होंने। टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सम्मत थे। तिलक ने अप्रैल 1916, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में आरंभ की। एस सुब्रमण्य अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना सम्मत थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो सी.आर. दास नहीं जुड़े थे, बाकी एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और तिलक ये तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था उसमें, यहाँ तक कि जो ट्रेन हुई उसको भी कांग्रेस स्पेशल है, होम रूल स्पेशल माना गया, बोला गया, ठीक है। तो 8 है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि क्या था, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। स्वशासन की
एक ठोस योजना रखी थी इसने। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, तो हाँ सही है, कॉमन बिल के माध्यम से की थी। नेक्स्ट है तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, तो हाँ बम्बई को छोड़कर इसमें तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग सबसे अधिक शक्तिशाली थी। तो हाँ बिल्कुल हालांकि एनी बेसेंट के उसमें ज़्यादा लोग थे, लेकिन शाखाएं भी एनी बेसेंट की ज़्यादा थी, लेकिन तिलक द्वारा होम रूल जो लीग थी वो अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इसमें स्टार लगा हुआ है। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने की थी, तो ये तो पहला वाला जो था कि कॉमन बिल के प्रकाशन से 2 जनवरी 1914 को इन्होंने इसका रखा था। फिर इस पत्रिका में ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य जो ये इनका उद्देश्य था, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। 2 पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई, दोनों लीग एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और 5 माह बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने स्थापित की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से में बेसेंट के जिम्मे थी। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक के लीग का संगठन बहुत मजबूत था। ठीक है, दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके जो समर्थक थे वो तिलक के समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते थे और इनके कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते थे तिलक को। ठीक है, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का झगड़ा नहीं था। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है कि मतभेद था तिलक और बेसेंट में, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये तो डी हो गई। साथ में ये यहाँ पे बी में ये था ना कि महाराष्ट्र पूरा नहीं था, बम्बई नहीं था उसमें। ठीक है, तो इसलिए शायद इसमें स्टार लगा हुआ है आंसर में। नेक्स्ट है तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों का एक में मिला दिया गया, नहीं बिल्कुल नहीं मिलाया गया था, ये सेपरेट थी हमेशा से, तो इसमें भी इसीलिए स्टार लगा हुआ है, कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 11, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक नहीं है, फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो बिल्कुल थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, संस्थापक कर्नल अल्काट थे और ब्लाटस्की थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो हाँ एक बार अध्यक्ष बनी 1917 में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा, पहला सही है और तीसरा सही है, तो सी हो जाएगा आंसर, ब्लावेटस्की। ठीक है, और कर्नल अल्काट थे संस्थापक। ठीक है, और बाकी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी उन्होंने 1916 में, सितंबर 1916 में, और 1916 में पूना में जो अप्रैल 1916 में की थी लीग की स्थापना, तो वो तिलक ने की थी। फिर भी आपस में सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे, और एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन की 1917 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल अल्काट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्यता बनी। ठीक है, नेक्स्ट है 1920 निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो स्वराज सभा किसने रखा था, तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रख लिया था अपना नाम। ठीक है, जो होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है, इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार की 6 शाखाओं से सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से सुशासन को प्राप्त करना था।
अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। ठीक है, अब आ जाते हैं गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो ये हम लोग नेक्स्ट एक अलग से करेंगे। ठीक है, एक अलग से वीडियो कर लेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।